हेलो एवरीवन। तो जैसा कि मैंने आपको इन्फॉर्म किया कि आपके इंटरनल एग्ज़ाम्स वगैरह के प्रिपरेशन के हिसाब से हम आज इंटरनल एग्ज़ाम्स के टॉपिक वगैरह स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 1। तो जिस तरह हम जो है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हम स्टडी कर रहे थे, तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 1 को मैंने आपके ये इंटरनल एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन होने तक थोड़ा-सा पॉज़ कर दिया है और हम फिलहाल कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 1 वगैरह से स्टार्ट करेंगे। इसी तरह वन बाय वन हर एक सब्जेक्ट के इंटरनल एग्ज़ाम्स के टॉपिक्स वगैरह हम कवर करेंगे, फिर उसके बाद बैक टू लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 1। तो जो आज का पहला टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए, जो आज का फर्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ऑब्जेक्ट, स्कोप एंड पर्पस। तो हम ऑब्जेक्ट, स्कोप और पर्पस वगैरह देखने वाले हैं किसका? द प्रिएम्बल। अब ये प्रिएम्बल होता क्या है? ये सबसे पहले हम यहाँ पर समझेंगे, फिर उसका ऑब्जेक्ट क्या है, उसका स्कोप क्या है, पर्पस क्या है, ये हम यहाँ पर देखेंगे। और उसके साथ-साथ एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट प्रिएम्बल के बारे में जो आपको पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि काइंडली जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट, और इसी के बेसिस पे जो है पूरा 15 मार्क्स का या 10 मार्क्स का क्वेश्चन वगैरह आपको आ जाता है। कौन-सा स्टेटमेंट? प्रिएम्बल इज़ द की टू ओपन द माइंड्स ऑफ द फ्रेमर्स। तो जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया है, फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उनके माइंड को ओपन करने वाला एक की है। क्या? प्रिएम्बल। तो इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई कीजिए करके इस तरह का भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो लेट्स स्टार्ट। ओके। तो देखिए सबसे पहले प्रिएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब देखिए प्रिएम्बल ये है क्या चीज़? यानी मान लीजिए ये जितना ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह है, तो यानी कॉन्स्टिट्यूशन तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा बड़ा है। मैं जस्ट आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, मान लीजिए कि इतना सारा कॉन्स्टिट्यूशन है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का ये जो स्टार्टिंग है, तो ये होता है प्रिएम्बल। और इसमें पूरा यानी ये बहुत छोटा मैंने दिखा दिया व्हाटएवर इट मे बी। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन का जो बिल्कुल स्टार्टिंग जो पार्ट है, उसको बोलते हैं प्रिएम्बल। तो अब ये प्रिएम्बल जो है, मैंने उसका लोकेशन तो आपको दिखा दिया। अब ये किस लिए डाला गया है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है? शॉर्ट एग्जैक्ट टेक्स्ट, हु गेव इट यानी प्रिएम्बल किसने दिया, व्हाट इट डिक्लेयर्स ये क्या डिक्लेयर करता है, एडॉप्शन कब इसको अडॉप्ट किया गया, और इसका कमेंसमेंट डेट्स, और यानी कॉन्स्टिट्यूशन का एडॉप्शन कब हुआ और कमेंसमेंट डेट्स वगैरह। एडॉप्शन डेट भी हम देखेंगे, कमेंसमेंट डेट वगैरह ये सब हम डिटेल में देखेंगे। तो देखिए प्रिएम्बल वगैरह आपने आई होप के पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है आपने तो फिर आपको जो है यानी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बस गूगल पे जाइए और प्रिएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया करके इस तरह आप सर्च कर दीजिए, तो पूरा प्रिएम्बल आपके सामने आ जाएगा। वी द पीपल ऑफ इंडिया से ये प्रिएम्बल स्टार्ट होता है। तो अब देखिए ये प्रिएम्बल वगैरह जो है, हम यही डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं और हमें पता चलेगा कि प्रिएम्बल एक्चुअली है क्या और प्रिएम्बल में क्या-क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो सबसे पहले उसका टेक्स्ट, ओरिजिन, स्टेटस। अब प्रिएम्बल का टेक्स्ट क्या है, उसका ओरिजिन क्या है और प्रिएम्बल का स्टेटस क्या है, यानी क्या प्रिएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? क्या प्रिएम्बल को उतनी ही इम्पोर्टेंस है जितना कॉन्स्टिट्यूशन को इम्पोर्टेंस है? उसका स्टेटस क्या है? इन शॉर्ट ये सब चीज़ें हमें यहाँ पर पता चलेगी। अब देखिए प्रिएम्बल जो है शुरू होता है किससे? वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो हम सब लोग, आप, मैं, हम सब लोग, द पीपल ऑफ इंडिया। तो इस तरह से ये प्रिएम्बल वगैरह जो है शुरू होता है। शोज़ पॉपुलर सोवरेनिटी। तो पॉपुलर सोवरेनिटी वगैरह इससे पता चलती है। यानी देखिए सोवरेन किसको बोलते हैं? सोवरेनिटी किसको बोलते हैं? तो एक होता है इंटरनल सोवरेनिटी और एक होता है एक्सटर्नल सोवरेनिटी। यानी देखिए हमारा कंट्री इंडिया, अब ये इंडिया जो है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा
ये जो कंट्री है इंडिया, ये बिल्कुल ही दूसरे कंट्रीज़ के मुकाबले में एक अलग और इंडिपेंडेंट कंट्री है। कैसा है? इंडिपेंडेंट कंट्री है बिल्कुल। ये अ, किसी भी दूसरी कंट्री वगैरह पर डिपेंडेंट बिल्कुल भी नहीं है, इंडिपेंडेंट है। तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल 1947 से पहले मान लीजिए 1940 को अगर पूछा जाता कि क्या इंडिया एक सोवरेन है, तो उसका आंसर था नो। क्यों? क्योंकि इंडिया जो है ब्रिटिश राज वगैरह का एक मतलब इंडिया पर जो है ब्रिटिशर्स वगैरह का डोमिनेंस था। सो दैट्स व्हाई इंडिया वाज़ नॉट इंडिपेंडेंट, इंडिया वाज़ अंडर ब्रिटिश। तो इसलिए उस वक़्त इंडिया को सोवरेन नहीं बोला जाता था, बट आज इंडिया क्या है, एक इंडिपेंडेंट कंट्री है और इंडिया अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन वग़ैरह बनाने का पावर इंडिया को है। इंडिया खुद अपनी गवर्नमेंट वग़ैरह बना सकती है, इंडिपेंडेंट ऑफ अदर कंट्रीज़। तो इसलिए इसको बोलते हैं सोवरेनिटी। तो एक्सटर्नल सोवरेनिटी वग़ैरह जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया वो है। इंटरनल सोवरेनिटी मतलब इंडिया की जो सरकार वग़ैरह है और इंडिया के अलग-अलग ऑर्गन्स वग़ैरह हैं। तो इंडिया में ये सभी एक अथॉरिटी वग़ैरह है, यानी ये इनको जो अथॉरिटीज़ वग़ैरह दिए गए हैं और उसके अकॉर्डिंग वो जो डिसीज़न्स वग़ैरह लेंगे, पूरे कंट्री के सिटीज़न्स वग़ैरह को मानना पड़ेगा वो सब डिसीज़न्स। तो इसको बोलते हैं इंटरनल सोवरेनिटी। तो आई होप कि आपको एक्सटर्नल सोवरेनिटी एंड इंटरनल सोवरेनिटी दोनों अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। तो देखिए ये जो वर्ड्स हैं, ये कीवर्ड्स जिस तरह आगे भी कीवर्ड्स वगैरह कुछ आएँगे, सोवरेन हो गया, सोशलिस्ट हो गया, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, फिर उसके बाद लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी वगैरह ये सब जस्टिस फिर उसके बाद सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस। तो ये सब चीज़ें आपको अच्छी तरह समझने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ ऑल जैसा मैंने आपको बताया कि ये सब क्या है, प्रिएम्बल के पार्ट हैं। अ, प्रिएम्बल वगैरह मैं आपको बोलूँगा कि सबसे पहले आप जो है प्रिएम्बल सबसे पहले जाकर यानी ये आंसर वगैरह आप स्टडी कर भी रहे हैं, तो आप गूगल पर जाइए और प्रिएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया करके सर्च कीजिए और उसको एक बार पढ़िए। पढ़कर अगर आप ये सब आंसर वगैरह पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। और अपार्ट फ्रॉम दिस थोड़ा-सा बीच में मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि ये लेक्चर वगैरह ऐसे स्टूडेंट्स वगैरह तक भी अगर पहुँच रहा है, जिन्होंने अभी तक क्लासेस वगैरह जॉइन नहीं किए हैं, तो फिर मैं उनको बोलना चाहूँगा बस इन शॉर्ट कि देखिए अभी अभी जो है बस ये क्लासेस वगैरह शुरू हुए हैं और अभी तक एक भी सब्जेक्ट वगैरह कवर नहीं हुआ है और अभी बहुत यानी सफिशिएंट टाइम बाकी भी है। रिमेनिंग है सफिशिएंट टाइम जिसमें अच्छे तरीके से बिल्कुल नाइसली सिलेबस वगैरह कवर किया जा सकता है। तो अभी भी आप अगर क्लासेस वगैरह जॉइन करना चाहते हैं, तो फिर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह आपको यहाँ से मिल जाएगा। आप कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह पर कॉल या मैसेज वगैरह कर सकते हैं। तो बस इतनी छोटी-सी बात के साथ लेट्स कंटिन्यू। हुँ, तो ये हम सब कीवर्ड्स वगैरह यहाँ पर देख रहे थे। तो देखिए, सबसे पहले सोवरेनिटी वगैरह हमने अंडरस्टैंड किया। सोवरेन किसको बोलते हैं? सोशलिस्ट। सोशलिस्ट मतलब देखिए एक हमारा इंडिया जो कंट्री है, इसमें अलग-अलग तरह की सोसाइटीज़ वगैरह रहते हैं। तो अलग-अलग तरह की जितनी भी सोसाइटीज़ वगैरह हैं, उनके बेटरमेंट के हिसाब से जो भी होना चाहिए सब कुछ उनके बेटरमेंट के हिसाब से होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसा कि अलग-अलग स्कीम्स वग़ैरह इंडिया में लॉन्च किए जाते हैं, मेडिकल स्कीम हो या देयर आर सो मेनी स्कीम्स आपको बताने की ज़रूरत नहीं आई होप। तो ये देखिए ऑब्वियसली सोसाइटी ऑन एंड सोशल पर्सपेक्टिव वग़ैरह से ही ये सब स्कीम्स वग़ैरह लॉन्च होते हैं। तो आई होप कि सोशलिस्ट वग़ैरह किस हिसाब से बोला जाता है और सोशलिस्ट वग़ैरह एक और पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोला जाता है। तो देखिए इंडिया की जो इकोनॉमी है, यानी जो मटेरियल वग़ैरह होता है, अब मटेरियल वग़ैरह को जब डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, तो ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ़ सिलेक्टेड कम्युनिटीज़ या सोसाइटीज़ वग़ैरह तक या सिलेक्टेड ग्रुप वग़ैरह तक ही ये मटेरियल वग़ैरह डिस्ट्रीब्यूट होगा और दूसरों में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, नो। हमारे इंडिया में ऐसा नहीं होता। दैट्स व्हाई इंडिया इज़ कॉल्ड एज़ सोशलिस्ट। क्योंकि पूरे समाज में जो है पूरे सोशल एस्पेक्ट्स वगैरह के हिसाब से बिल्कुल इक्वली इसका डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह होगा और अगर ऐसा नहीं होगा यानी
सिर्फ़ कुछ ग्रुप्स वग़ैरह तक ही ये डिस्ट्रीब्यूशन वग़ैरह हो रहा है, तो फिर उसको सोशलिस्ट नहीं बोलते बल्कि उसको इकोनॉमिस्ट बोलते हैं। तो हमारा जो कंट्री हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इकोनॉमिस्ट नहीं है बल्कि सोशलिस्ट है। उसके अलावा व्हाट इज़ मीन्ड बाय सेक्युलर। अब देखिए ये सब चीज़ें वग़ैरह वन बाय वन नीचे आने वाली हैं, तो हम बेहतर है कि यहीं से अंडरस्टैंड कर लेते हैं, अदरवाइज़ डबल-डबल अंडरस्टैंड का मतलब एक्सप्लेन करने में कुछ पॉइंट है नहीं। तो यहाँ तक तो हमने स्टडी कर लिया, फिर इसके बाद डिक्लेयर्स एम्स। तो उसके बाद यानी एक तो स्टेट वग़ैरह को यहाँ पर सबसे पहले डिस्क्राइब किया गया है इन वर्ड्स और कीवर्ड्स वग़ैरह के थ्रू। फिर उसके बाद जैसा कि आप देख सकते हैं कि एम क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये भी प्रिएम्बल में कन्वे किया गया है। यानी देखिए प्रिएम्बल जो है जिस तरह ऊपर बोला गया है, स्टेटमेंट आपने जिस तरह यहाँ पर देखा होगा कि प्रिएम्बल क्या है? इज़ अ की टू ओपन माइंड्स ऑफ द फ्रेमर्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन को जिन्होंने फ्रेम किया है, तो उनका माइंड मतलब उनके विचार जिसको हम बोलेंगे, तो उसको ओपन करने वाला एक की है प्रिएम्बल। तो इस तरह देखिए सभी क्या-क्या विचार थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स के, वो हमें यहाँ पर पढ़ने को मिल रहे हैं। तो इस तरह एम्स वगैरह के रिगार्डिंग हम पढ़ रहे थे कि जस्टिस होना चाहिए। किस तरह का जस्टिस? सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस। सोशल जस्टिस मतलब जिस तरह हम जानते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन वगैरह की जहाँ तक बात है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्रिमिनेशन वगैरह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हर एक को इक्वल अपॉर्च्युनिटी वगैरह मिलनी चाहिए। फिर उसके बाद इकोनॉमिक जस्टिस अगेन वही एग्जांपल, इकोनॉमिक अपॉर्च्युनिटीज़ वगैरह जो-जो भी होते हैं, उसमें भी बिल्कुल भी भेदभाव वगैरह नहीं होना चाहिए। ईच एंड एवरी सिटिज़न को इक्वली मिलना मिलना चाहिए। अब पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब क्या है? अब फॉर एग्जांपल देखिए पंचायती राज, तो बोलने का मतलब ये है ईच एंड एवरी सिटिज़न जो होता है इंडिया का, उसका पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन यानी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जिसको बोलेंगे नॉट कंट्रीब्यूशन, वो भी पूरे ऑल ओवर इंडिया बिल्कुल सेम होना चाहिए। और जिस तरह हम जानते हैं कि इंडिया का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम वगैरह बिल्कुल एक हायरार्की वगैरह के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटेड है। उसी तरह ग्राउंड लेवल तक पहुँचने के लिए पंचायती राज का सिस्टम वगैरह भी हमें देखने को मिलता है। तो दिस इज़ कॉल्ड एज़ पॉलिटिकल जस्टिस, ताकि हर एक ईच एंड एवरी सिटिज़न वगैरह तक भी ये पॉलिटिकल पूरा इम्प्लीमेंटेड हो और हर एक सिटिज़न क्या कर सके, पार्टिसिपेट कर सके। तो ये हमने देखा जस्टिस के रिगार्डिंग इन डिटेल। फिर उसके बाद एम क्या है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह क्या-क्या प्रोवाइड करता है? लिबर्टी। लिबर्टी आई होप कि आप सभी लोगों को समझाने की ज़रूरत नहीं है। लिबर्टी मतलब आज़ादी, इक्वालिटी मतलब बराबरी, फ्रैटर्निटी मतलब भाईचारा जिसको बोलेंगे। तो ये सब चीज़ें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें गारंटी करता है। फ्रैटर्निटी को इस तरह भी आप डिग्निटी प्लस यूनिटी आप इस तरह भी आप समझ सकते हैं। अब उसके बाद ओरिजिन क्या है हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन का? ओरिजिन ये है बेस्ड ऑन नेहरूज़ ऑब्जेक्टिव रेज़ोल्यूशन। तो नेहरू का जो ऑब्जेक्टिव रेज़ोल्यूशन वगैरह था, वो बेस है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कब एडॉप्ट किया गया? 26 नवंबर 1949 को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया गया। ये डेट्स वगैरह आप अच्छी तरह याद रखिए। और इम्पोर्टेंट बात ये है देखिए एडॉप्शन और इफ़ेक्ट में फ़र्क होता है। एडॉप्शन का मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर डेट को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर रेडी था, लेकिन उसको इन इफ़ेक्ट नहीं लाया गया था यानी कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह को लागू नहीं किया गया था। तो इफ़ेक्ट में कब लाया गया, लागू कब किया गया? दैट्स 26 जनवरी 1950। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इन इफ़ेक्ट लाने का यानी लागू करने का डेट है। डेट ऑफ कमेंसमेंट वगैरह भी बोलते हैं इसको। कमेंसमेंट यानी यहाँ से ये जो है शुरू हुआ, कमेंस हुआ। तो याद रखना आसान है, आप लोगों को कन्फ्यूज़न की ज़रूरत नहीं है और इसी तरह एडॉप्शन को जो है डेट ऑफ एनैक्टमेंट वगैरह भी बोलते हैं। डेट ऑफ एनैक्टमेंट वगैरह भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि एक्ट यानी यहाँ पर जो है ये एक्ट वगैरह बनाया गया। अब इसके बाद 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के रिगार्डिंग जो 1976 का अमेंडमेंट है, उसके रिगार्डिंग भी हम कुछ बातें यहाँ पर रखेंगे।
तो देखिए वैसे बहुत सारे अमेंडमेंट्स वगैरह भी हो चुके हैं, लेकिन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के रिगार्डिंग यहाँ पर मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। तो देखिए इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से पहले जो है कुछ वर्ड्स जैसा कि सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी ऑफ द यूनियन, ये सब वर्ड्स वगैरह हमारे प्रियम्बल का हिस्सा नहीं थे। तो इस 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बेसिस पर सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ये टर्म्स वगैरह हमारे प्रियम्बल में ऐड किए गए। सो दैट्स व्हाई दिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैज गॉट इम्पोर्टेंस। अब स्टेटस क्या है? अब देखिए हमारा जो यानी सबसे पहले गाइडिंग और इंटरप्रिटेटिव इंस्ट्रूमेंट यानी जो हमारा प्रियम्बल है, शॉर्ट में लिखता हूं मैं, ये प्रियम्बल ये क्या करता है? गाइड करता है। देखिए प्रोविजंस वगैरह हमारे जो भी फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर आर्टिकल है, गाइडिंग एज वेल एज इंटरप्रिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, यानी गाइड भी करता है और इंटरप्रिटेशन वगैरह के रिगार्डिंग भी इसकी इंपॉर्टेंस है। बोलने का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो अब मान लीजिए इस आर्टिकल का क्या करना है, इंटरप्रिटेशन वगैरह यानी इसका मीनिंग वगैरह हमें फाइंड आउट करना है। और इसके दो इंटरप्रिटेशन, दो मीनिंग अगर निकल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एक मीनिंग ये और एक मीनिंग ये, तो एक मीनिंग जो है सेक्युलरिज्म को सपोर्ट करने वाला इंटरप्रिटेशन है और एक सेक्युलरिज्म के अगेंस्ट जाने वाला, बिल्कुल सेक्युलरिज्म को रिजेक्ट करने वाला इंटरप्रिटेशन है। तो फिर ऐसा नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम दोनों इंटरप्रिटेशन वगैरह लेंगे। क्यों? क्योंकि फिर अलग-अलग बातें वगैरह प्रूव होंगी, तो कॉन्ट्राडिक्ट करेंगी वही 2 बातें। तो दोनों में से एक इंटरप्रिटेशन को लेना यहाँ पर ज़रूरी है। तो इसलिए जो सेक्युलरिज्म के अगेंस्ट जा रहा है, उसको रिजेक्ट किया जाएगा और जो सेक्युलरिज्म को जस्टिफाई कर रहा है अकॉर्डिंग टू सेक्युलरिज्म, जो इंटरप्रिटेशन है उसको एक्वायर किया जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा ये जो प्रियम्बल है, ये क्या करता है? हमें गाइड करता है कि इन वैल्यूज़ वगैरह, ये वैल्यूज़ वगैरह जो अभी मैंने आपको समझाए, अ, तो उन वैल्यूज़ के हिसाब से ही कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स का, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का इंटरप्रिटेशन होना चाहिए। तो उसी तरह हम देखते हैं कि सेक्युलर इज़ आल्सो अ पार्ट ऑफ प्रियम्बल। तो उसी तरह जो इंटरप्रिटेशन होना चाहिए, वो जो भी ये वैल्यूज़ वगैरह हम पढ़ रहे हैं, उनको जस्टिफ़ाई करने वाला इंटरप्रिटेशन होना चाहिए। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि किस बेसिस पर गाइडिंग या फिर इंटरप्रिटेटिव इंस्ट्रूमेंट प्रियम्बल को बोला जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, नॉट अ सेपरेट सोर्स ऑफ पावर। तो ये जो है देखिए कोई अलग से सोर्स ऑफ पावर वगैरह नहीं है। अलग से कोई सोर्स ऑफ पावर वगैरह नहीं है ये। कोर्ट्स ट्रीट इट एज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल फैब्रिक, यानी कोर्ट्स वगैरह जो है इंटरप्रिटेशन को कॉन्स्टिट्यूशन का ही हिस्सा मानते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रियम्बल अलग है और कॉन्स्टिट्यूशन अलग है। नो, प्रियम्बल इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, इससे पहले जो है कुछ केस लॉज वगैरह में ये बोला गया था कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है करके, ऐसे कुछ केस लॉज वगैरह हो गुजरे हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो केस लॉ, फाइनल केस लॉ है, वो यही बोलता है कि प्रियम्बल हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। अब इसके बाद वी द पीपल ऑफ इंडिया, पॉपुलर सोवरेनिटी, ये हमने जो ऊपर पढ़ा है इसको यहाँ पर हम डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं। इसका मीनिंग क्या है सबसे पहले, यानी कॉन्स्टिट्यूशन इज मेड बाय द पीपल। तो कॉन्स्टिट्यूशन देखिए, ये भी एक इम्पोर्टेंट आपके वाइवा के हिसाब से क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स क्या है। तो आपको याद रखना है, यहाँ आप खुद देख सकते हैं वी मतलब सब लोग, इंडिया के सभी सिटीजन्स, आप, मैं, सभी सिटीजन्स वगैरह। तो ये सभी लोग, इन्हों हम सब ने जो है कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप को दिया है। हम सब ने जो है कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप को दिया है, हमने ये कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया है। दैट्स व्हाई वी आर द सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सो वी आर द सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आपको इस तरह आंसर करना है। अपार्ट फ्रॉम दिस, व्हाट इज मीन्ड बाय पॉपुलर सोवरेनिटी, ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले इसकी मीनिंग की जहां तक बात है, कॉन्स्टिट्यूशन इज मेड बाय द पीपल, तो कॉन्स्टिट्यूशन लोगों के द्वारा बनाया गया है। नॉट ग्रांटेड बाय मोनार्क। तो देखिए हमारा ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कोई मोनार्क वगैरह के थ्रू ग्रांट नहीं हुआ है, बल्कि खुद हमारा एक कंट्री, कैसा कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है,
तो इसी कंट्री के लोगों द्वारा अपने आप को दिया गया ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये प्रिएम्बल है। इसके अलावा प्रैक्टिकल इफ़ेक्ट, अब इसका प्रैक्टिकल इफ़ेक्ट हम लोग देख लेते हैं। ऑल स्टेट पावर डिराइव्स फ्रॉम द पीपल। जिस तरह हम जानते हैं कि इंडिया, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि इंडिया क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक कंट्री मतलब लोगों के द्वारा चलाए जाने वाला कंट्री है। तो स्टेट के सभी पावर्स वगैरह होते हैं, वो लोगों के द्वारा ही दिए गए पावर्स होते हैं। जैसा कि इलेक्शंस वगैरह हो गया, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट वगैरह जिसको बोलते हैं। तो ये गवर्नमेंट वगैरह कैसी गवर्नमेंट है, जिसको लोग चुनते हैं इलेक्शंस वगैरह के थ्रू। एग्जाम्पल, governments and laws exist because citizens authorize them through voting। जिस तरह हम जानते हैं कि पब्लिक क्या करती है, वोट देती है और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर वगैरह को पब्लिक ही से सिलेक्ट करती है, यानी जिसको मेजोरिटी वगैरह पब्लिक के वोटिंग के थ्रू मिलती है, उसको प्राइम मिनिस्टर वगैरह बनाया जाता है। फिर उसके बाद लोकसभा एंड राज्यसभा वगैरह ये क्या करते हैं, अलग अलग लॉज वगैरह बनाते हैं, अलग-अलग लॉज़ वगैरह बनाते हैं। तो इस तरह गवर्नमेंट वगैरह कौन बना रहे हैं? पब्लिक ही बना रहे हैं और इस तरह लॉज़ वगैरह अल्टीमेटली किसकी वजह से बन रहे हैं? पब्लिक की वजह से ही बन रहे हैं। तो आई होप कि ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रिगार्डिंग सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर वगैरह के रिगार्डिंग। तो बस सिंपल मीनिंग एग्जांपल्स के साथ हम यहाँ पर देखते हैं। सोवरेन का मीनिंग क्या है? जैसा मैंने आपको बताया, इंडिपेंडेंट एक्सटर्नली, यानी एक्सटर्नली ये क्या है? बिल्कुल इंडिपेंडेंट है और दूसरे कंट्रीज़ वगैरह से इसका कोई भी डिपेंडेंसी वगैरह नहीं है। और इंटरनली जो है इट इज़ सुप्रीम, यानी जो भी गवर्नमेंट वगैरह होगी और जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है, ये सुप्रीम है। एग्जाम्पल, कंडक्ट्स फॉरेन पॉलिसी, यानी देखिए हमें फॉरेन पॉलिसी वगैरह अगर बनाना है तो फिर हम बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं, हम हमारे अकॉर्डिंग फॉरेन पॉलिसीज वगैरह बना सकते हैं। लॉ मेकिंग विदाउट फॉरेन कंट्रोल, तो लॉ मेकिंग हमें मान लीजिए कोई भी एक एक्स वाई जेड लॉ वगैरह बनाना है, तो फिर हमारे लोकसभा राज्यसभा वगैरह के पास ये बिल्कुल पावर है कि वो क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट के एसेंट के साथ लॉज वगैरह बना सकते हैं। किसी भी फॉरेन कंट्री का यहाँ पर कोई कंट्रोल नहीं होगा। तो ये इसको बोलते हैं सोवरेन। अब उसके बाद हम अंडरस्टैंड करते हैं व्हाट इज़ मीन्ड बाय सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब कमिटमेंट टू रिड्यूस इनइक्वालिटी। जिस तरह मैंने इनइक्वालिटी वगैरह के रिगार्डिंग आपको बताया, यानी डिस्क्रिमिनेशन वगैरह को बिल्कुल अवॉइड करना। प्रमोट वेलफेयर, लैंड रिफॉर्म, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, सोशल स्कीम्स। तो ये अलग-अलग वेलफेयर के जो भी स्टेप्स वगैरह होते हैं, वो एक्वायर करते हुए एक सोशल लाइफ वगैरह को एनहांस करना। जैसा कि लैंड रिफॉर्म वगैरह हो गया, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, यानी एक बेटरमेंट के लिए अलग-अलग तरह के टैक्सेशन वगैरह भी इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं। और सोशल स्कीम्स, नॉट वन रिजिड इकोनॉमिक मॉडल, यानी ये बिल्कुल भी एक रिजिड इकोनॉमिक मॉडल नहीं है, बल्कि सोसाइटी के बेटरमेंट के हिसाब से ही इकोनॉमी एंड मटेरियल वगैरह का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। उसके बाद हम पढ़ते हैं सेक्युलर। सेक्युलर तो आपको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब इंडिया का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल रिलीजन, सभी रिलीजन्स को इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। मे रेगुलेट प्रैक्टिसेस फॉर, अब देखिए यहाँ पर रिलीजन में इंटरफ्रेंस वगैरह बिल्कुल भी नहीं होगा गवर्नमेंट का, लेकिन प्रैक्टिसेस वगैरह जो भी होती हैं उसके रेगुलेशन के लिए कुछ लॉज वगैरह यहाँ पर बनाए जा सकते हैं। जैसा कि रिफॉर्म और पब्लिक ऑर्डर के रिलेटेड कोई भी लॉ वगैरह बनाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन लॉ, यानी देखिए टेम्पल वगैरह को एडमिनिस्टर करने के रिगार्डिंग लॉ वगैरह यहाँ पर बनाया जा रहा है। तो क्या इसकी वजह से कुछ प्रैक्टिस वगैरह पर कुछ फ़र्क पड़ रहा है? नो। सिर्फ़ जिस तरह यहाँ पर बोला गया है कि उसके रिफॉर्म्स वगैरह के रिगार्डिंग यहाँ पर कुछ लॉज़ वगैरह बनाए जा सकते हैं। अब इसके बाद हम समझते हैं व्हाट इज़ मीन्ड बाय डेमोक्रेटिक रिपब्लिक फंडामेंटल एम्स वगैरह। अब डेमोक्रेटिक मतलब गवर्नमेंट बाय द पीपल वाया पीरियोडिक फ्री इलेक्शंस। तो गवर्नमेंट वगैरह डेमोक्रेसी की बुनियाद पर, मतलब पीपल वगैरह जो इलेक्शंस वगैरह के थ्रू वोट देते हैं, उसी के बेसिस पर गवर्नमेंट वगैरह बन सकती है। वन पर्सन वन वोट ऑल्सो इम्प्लाइज पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। तो देखिए पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन भी यहाँ पर हमें दिखाई देता है। इसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक। रिपब्लिक मतलब क्या? हेड ऑफ स्टेट इलेक्टेड फॉर फिक्स्ड टर्म, नो हेरिडिटरी मोनार्क। अब देखिए हेड ऑफ स्टेट कौन होता है? यहाँ पर बहुत सारे लोग गलती करते हैं। हेड ऑफ स्टेट कौन होता है? तो सभी लोग जो है
प्राइम मिनिस्टर का नाम बता देते हैं, नो इट्स नॉट प्राइम मिनिस्टर, इट्स प्रेसिडेंट, इट्स प्रेसिडेंट। उसी तरह आपको अगर पूछा गया हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होता है, हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होता है, तब जाके आपको रिप्लाई करना है एज पीएम। तो ये दोनों हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट वगैरह आपको क्या आंसर करना है, ये भी आप अच्छी तरह समझ लीजिए। तो देखिए, जो हेड ऑफ स्टेट वगैरह होता है, हम लोग रिपब्लिक वगैरह पढ़ रहे थे, तो हेड ऑफ स्टेट वगैरह भी जो होता है, उसको भी एक फिक्स्ड टर्म के लिए अपॉइंट किया गया होता है, इलेक्ट किया गया होता है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता जिस तरह राजा-महाराजा के दौर में, यानी जो मोनार्क या फिर किंग्स वगैरह होते हैं कि एक किंग का बेटा 2 किंग वगैरह बनता है, तो नो, इस तरह नहीं होगा। बस एक फिक्स टर्म के लिए हेड ऑफ स्टेट वगैरह को यहाँ पर इलेक्ट किया जाएगा। अब इसके एम्स वगैरह क्या-क्या हैं? एम्स में हम पढ़ रहे थे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, ब्रीफ लिंक्स। तो ये सब हम शॉर्ट में अंडरस्टैंड करते हैं, व्हाट इज़ मीन्ड बाय जस्टिस। जस्टिस 3 प्रकार की होती हैं, मैंने आपको समझाया है, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, ये मैंने आपको ऊपर समझाया है। तो डीपीएसपीज़ वगैरह का भी यहाँ पर ख़्याल रखा जाएगा। डीपीएसपीज़ का मतलब क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़, ये इसका फुल फॉर्म है। यानी जब भी अगर स्टेट को पॉलिसी बनानी है, स्टेट को क्या करना है, किसी भी रिगार्डिंग पॉलिसी बनानी है, तो इसके रिगार्डिंग क्या-क्या डायरेक्शंस वगैरह यानी इसके रिगार्डिंग जो है डायरेक्शंस वगैरह दिए गए हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़। तो आप उसके नाम पर ही अगर आप ध्यान देंगे, तो ये ऑटोमैटिकली आपको क्लियर हो जाएगा कि ये क्या है। तो जैसा मैंने आपको बोला कि कोई भी स्टेट वगैरह अगर किसी भी कोई भी पॉलिसी वगैरह बनाना चाहता है, तो फिर उसको क्या करना होगा, ये डीपीएसपीज़ वगैरह को रेफ़र करना होगा, इसका ख़्याल रखना होगा। और ये डीपीएसपी वगैरह जो है, याद रखिए, पार्ट 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, पार्ट 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद लिबर्टी किसको बोलते हैं, मतलब फ्रीडम्स। स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ बिलीफ मतलब फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसी तरह राइट टू पर्सनल लिबर्टी वगैरह। तो ये सब भी क्या होता है, लिबर्टी में काउंट होता है। नेक्स्ट इक्वालिटी, इक्वल स्टेटस और अपॉर्च्युनिटी, जैसा कि आर्टिकल 14 इसी के बारे में है, राइट टू इक्वालिटी वगैरह के बारे में। एंड रिजर्वेशंस फॉर सब्सटेंटिव इक्वालिटी। तो ये देखिए, रिजर्वेशंस वगैरह का जो सिस्टम है, सब्सटेंटिव इक्वालिटी वगैरह के रिगार्डिंग ये रिजर्वेशन वगैरह का सिस्टम होता है। फ्रैटर्निटी मतलब डिग्निटी, नेशनल यूनिटी एंड सोशल हार्मनी, यानी भाईचारा वगैरह जिसको बोलेंगे। तो इन शॉर्ट फ्रैटर्निटी का वही मीनिंग होता है। नेक्स्ट, प्रियम्बल एज कॉन्स्टिट्यूशंस फंडामेंटल्स। तो फंडामेंटल के कॉन्स्टिट्यूशंस वगैरह के हिसाब से प्रियम्बल को यहाँ पर देखा जा रहा है। व्हाट इट मीन्स, इसका मतलब क्या होता है? प्रियम्बल एनकैप्सुलेट्स द कोर आइडेंटिटी, यानी देखिए कोर आइडेंटिटी, आप इस टर्म को अच्छी तरह समझिए। इसका मीनिंग क्या है? यानी देखिए, प्रियम्बल वगैरह देखने के बाद हमें पता चलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा एक कैसा कॉन्स्टिट्यूशन है। आइडेंटिटी हो जाती है, उसका नेचर समझ में आता है। जैसे कि फिलॉसफी एंड गोल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट्स टू अचीव। तो कौन-कौन से फिलॉसफी, मतलब क्या किन फिलॉसफीज़ के बेसिस पे या किन गोल्स के बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह को बनाया गया है। ये हमें प्रियम्बल वगैरह देखने के बाद अंडरस्टैंड होता है। नेक्स्ट, जुडिशियल रोल। कोर्ट्स यूज़ इट टू आइडेंटिफाई बेसिक स्ट्रक्चर। अब देखिए, ये बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर ये आपको कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत बार, बहुत मीन्स बहुत बार आपको पढ़ने को मिलेगा। तो आप यहीं पर इसका मीनिंग अच्छी तरह समझ लीजिए, उसके ताकि आपको फ्यूचर में जो है कन्फ्यूजन वगैरह बिल्कुल ना हो। तो देखिए, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन को क्या अमेंड किया जा सकता है? क्या इसके प्रोविजंस वगैरह को चेंज किया जा सकता है? द आंसर इज़ येस। तो इसके रिगार्डिंग पास्ट में जो है बहुत सारे केस लॉज़ वगैरह हो गुज़रे हैं, बहुत सारे केसेस वगैरह फाइल किए गए थे कि कॉन्स्टिट्यूशन को क्या अमेंड किया जा सकता है। तो फिर ऐसी सिचुएशन में बहुत सारे जो यानी इनिशियली कुछ केसेस वगैरह में ये बोला गया कि नो, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह को अमेंड नहीं किया जा सकता। तो फिर ऐसी सिचुएशन में देयर कैन बी मेनी प्रॉब्लम्स।
अगर कल को मान लीजिए टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट्स वगैरह की वजह से कुछ उसमें ऐड या सब्सट्रैक्ट करना है, कुछ रिमूव करना है, तो ऐसी सिचुएशन में प्रॉब्लम हो जाएगा। और ये तो इवॉल्विंग चीज़ होती है, जिस तरह सोसाइटी वगैरह इवॉल्व होती है, उसी तरह कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस वगैरह भी चेंज हो सकते हैं। तो फिर ऐसी सिचुएशन में अगर ये बोला गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं किया जा सकता, तो फिर गड़बड़ होगी। फिर फ्यूचर में ये बात आई कि यस, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ ऐसे कोर बेसिक वैल्यूज़, कोर बेसिक प्रोविजंस वगैरह हैं, जिनके साथ छेड़छाड़ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। यानी देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू रिलीजन यानी आर्टिकल 25 के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन जिसको बोलेंगे, तो ये हमें आर्टिकल 25 में मिलता है। अब मान लीजिए कल को कोई गवर्नमेंट वगैरह आई और इन्होंने जो है आर्टिकल 25 को ही निकाल निकाल दिया। तो फिर ऐसी सिचुएशन में बहुत बड़ी गड़बड़ वगैरह हो जाएगी, बहुत बड़ी मीन्स बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। और इंडिया को क्रिटिसाइज़ वगैरह भी किया जाएगा कि इंडिया जो है बस नाम के लिए एक अच्छा कंट्री है और इन रियलिटी ये खराब कंट्री है। क्यों? क्योंकि दूसरे रिलीजन्स वगैरह को यहाँ पर प्रैक्टिस करने की बिल्कुल भी परमिशन नहीं है करके। तो इस तरह बहुत गड़बड़ वगैरह हो जाएगी। सो दैट्स व्हाई इस तरह के फंडामेंटल राइट्स, ऑब्वियसली आर्टिकल 25 राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन क्या है? ये फंडामेंटल राइट है। इसी तरह देयर आर सो मेनी फंडामेंटल राइट्स, तो उनके अगेंस्ट वगैरह नहीं जाया जा सकता। कोर्ट्स को ये बात समझ में आई कि कुछ ऐसे प्रोविजंस वगैरह हैं, कुछ ऐसे आर्टिकल्स वगैरह हैं, जिनके अगेंस्ट नहीं जाया जा सकता। कल को जो है कोई आए और जो राइट टू लाइफ है, मतलब आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ वगैरह गारंटी की गई है कि आप किसी भी पर्सन वगैरह को क्या नहीं कर सकते, ऐसे ही नहीं मार सकते उसको, ऐसे ही पनिश नहीं कर सकते वगैरह वगैरह। तो कल को अगर मान लीजिए कोई गवर्नमेंट वगैरह आ जाए और इन लोगों ने क्या किया, राइट टू लाइफ वगैरह को ही सीधा रिमूव कर दिया और अब चलो जिसको मारना है मारो, इट्स नॉट मतलब इट्स नॉट अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, तो फिर ये बहुत बड़ा मैटर हो जाएगा। तो इसलिए बोलने का मतलब ये है, मैं आपको ये समझा रहा था कि इनिशियली कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट के रिगार्डिंग जो डिसीजंस वगैरह आए थे, उसमें ये बात हेल्ड हुई थी कि नो, कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडमेंट, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड। बट उसके बाद फिर जिस तरह मैंने आपको बोला कि जो वैलिड चेंजेस होते हैं, जो नेसेसरी चेंजेस वगैरह होते हैं, तो वो कैसे करेंगे? तो फिर ऐसी सिचुएशन में एक बीच का रास्ता निकालते हुए केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ये जो मैंने केस अभी आपको बोला, तो ये केस आप ज़िंदगी भर याद रखिए, क्योंकि जब भी आप कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, आपको केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला ये तो आना ही आना है। और एक ऐसा पर्सन जो लॉ ग्रेजुएट है, उसको अगर केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस या पता नहीं होगा, तो फिर वो उसको तो अनपढ़ बोलते हैं, पढ़ा-लिखा अनपढ़ बोलते हैं। तो इस केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में दोनों का बीच का रास्ता निकाला गया कि अमेंडमेंट की जहाँ तक बात है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है? तो ऐसी सिचुएशन में येस, अमेंड किया जा सकता है, इस तरह की बात हुई। बट इसके साथ ये भी बात हुई कि अमेंडमेंट इस तरह होना चाहिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको बिल्कुल भी हार्म नहीं होना चाहिए। यानी जिस तरह मैंने आपको बोला, फंडामेंटल राइट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट राइट्स हैं। तो अमेंडमेंट वगैरह जो है, मतलब फंडामेंटल राइट्स में भी हो सकते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को छेड़छाड़ बिल्कुल भी नहीं करना है। इस तरह का डिसीजन केशवानंद भारती में हुआ था। तो इसी को बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर। अब बेसिक स्ट्रक्चर में क्या-क्या इंक्लूडेड है, जहाँ जैसा कि हम देख सकते हैं, डेमोक्रेसी। तो हमारा कंट्री ही डेमोक्रेसी है, तो अमेंडमेंट वगैरह ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता जो डेमोक्रेसी वगैरह के अगेंस्ट जा रहा हो। सिमिलरली सेक्युलरिज्म इज़ आल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। रूल ऑफ लॉ, लॉ जो है सबसे ऊपर होना चाहिए, एटसेट्रा। दैट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो ये सब चीज़ें व्हिच आर एग्जांपल्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, तो इन सब चीज़ों को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। प्रैक्टिकल इम्पोर्ट, अब यानी यहाँ से हमें क्या समझता है? व्हेन लॉज़ और अमेंडमेंट्स थ्रेटन कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी, अगर कोई ऐसा लॉ है या कोई अमेंडमेंट है, जो क्या करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी वगैरह को, यानी इन शॉर्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाते हैं। तो
प्रियम्बल वैल्यूज गाइड रिव्यू। तो यहाँ पर प्रियम्बल वगैरह जो है अ, हमें बताता है कि वो पर्टिकुलर अमेंडमेंट या लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहा है या नहीं जा रहा है। अब इसके बाद पर्पसेस सर्व्ड। तो कौन-कौन से पर्पस वगैरह यहाँ पर सर्व हो रहे हैं, प्रैक्टिकल फंक्शंस वगैरह। सबसे पहले इंटरप्रिटेटिव गाइड, यानी देखिए जिस तरह मैंने आपको ऊपर भी बताया कि जहाँ तक प्रियम्बल की बात है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, तो ये इंटरप्रिटेशन वगैरह के रिगार्डिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिस तरह मैंने आपको एक एग्जांपल वगैरह दिया कि मान लीजिए एक प्रोविजन है, उसके 2 इंटरप्रिटेशन वगैरह निकल रहे हैं। एक सेक्युलरिज़्म को जस्टिफ़ाई करने वाला और एक सेक्युलरिज़्म को बिल्कुल अपोज़ करने वाला। तो ऐसी सिचुएशन में हमारा प्रिएम्बल खुद क्या करता है, सेक्युलरिज़्म को सपोर्ट करता है, इसलिए उसी इंटरप्रिटेशन को लिया जाएगा, यानी उसी इंटरप्रिटेशन को लिया जाएगा जो हमारे प्रिएम्बल को जस्टिफ़ाई करता है, प्रिएम्बल के अकॉर्डिंग सही है, और उस इंटरप्रिटेशन को बिल्कुल रिजेक्ट किया जाएगा जो हमारे प्रिएम्बल के टीचिंग के अगेंस्ट है। तो इस तरह इंटरप्रिटेशन में इसका इंपॉर्टेंस है। रिजॉल्व्स एम्बिग्विटी इन आर्टिकल्स और स्टैट्यूट्स बाय चूजिंग मीनिंग्स दैट एडवांस प्रिएम्बल वैल्यूज। तो वही बात कि प्रिएम्बल के वैल्यू को एडवांस करने वाला इंटरप्रिटेशन मीनिंग वगैरह हम एक्वायर करेंगे और बाकी सबको छोड़ देंगे। नेक्स्ट, सोर्स फॉर बेसिक स्ट्रक्चर एनालिसिस। अब देखिए बेसिक स्ट्रक्चर जैसा बेसिक स्ट्रक्चर को हमने यहाँ पर समझा, तो बेसिक स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करने के लिए, उसका एनालिसिस करने के लिए भी प्रियम्बल एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, सोर्स है। प्रियम्बल एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। हेल्प आइडेंटिफाई इम्यूटेबल कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स लिमिटिंग आर्टिकल 368 अमेंडमेंट्स। तो उसी तरह ऐसी अगर, यानी इन शॉर्ट बोलने का मतलब ये कि अगर कोई भी चीज़ क्या कर रही है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट अगर जा रही है, तो ऐसी सिचुएशन में उसको भी रिजेक्ट किया जाएगा, उसको भी रिजेक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट, मॉरल एंड पॉलिटिकल चार्टर। अब ये मॉरल एंड पॉलिटिकल चार्टर का मतलब क्या है, रिमाइंड्स स्टेट ऑर्गन्स पावर्स एग्जिस्ट टू सिक्योर जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, एनकरेजेस पर्पसिव गवर्नेंस। यानी देखिए गवर्नमेंट के बहुत सारे ऑर्गन्स वगैरह होते हैं, स्टेट के स्टेट के बहुत सारे ऑर्गन्स वगैरह होते हैं। तो ये जो स्टेट के ऑर्गन्स वगैरह होते हैं, तो कौन कौन से ऑर्गन्स वगैरह होते हैं स्टेट के, तो देखिए ये आप हमेशा याद रखिए, क्योंकि ये भी चीज़ हमेशा आपको पूछी जाएगी। तो एक ऑर्गन होता है जुडिशरी, स्टेट का एक ऑर्गन, एक होता है लेजिस्लेटिव और एक होता है एग्जीक्यूटिव। अब जुडिशरी किसको बोलते हैं, मतलब कोर्ट का पूरा जो सिस्टम वगैरह होता है, दैट इज कॉल्ड एज जुडिशरी। एक होता है लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन मतलब लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट, तो इसको बोलते हैं लेजिस्लेशन। यानी इनका काम क्या है, लॉज वगैरह बनाना। जुडिशरी का काम क्या है, जस्टिस देना, लॉज वगैरह जो भी बनेंगे उसके बेसिस पर जस्टिस वगैरह देना। और कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम। कोई भी अगर ऐसा लॉ वगैरह बनता है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, तो उस लॉ को नलीफाई करने का काम भी जुडिशरी का है। सिमिलरली एग्जीक्यूटिव, अब एग्जीक्यूटिव का क्या काम है, एग्जीक्यूटिव मतलब फॉर एग्जांपल पुलिस। तो पुलिस का फॉर एग्जांपल क्या काम है कि जो भी लॉज वगैरह बनाए जाते हैं उसको ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट करना, ये पुलिस का काम है। तो ये जितने भी ऑर्गन्स वगैरह होते हैं, तो ये ऑर्गन्स वगैरह जो है अपनी पावर्स वगैरह सिक्योर करने के लिए एक्सरसाइज करें। क्या सिक्योर करने के लिए, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, एनकरेजेस पर्पसिव गवर्नेंस। तो ये जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी वगैरह को सिक्योर करने के हिसाब से ही ये ऑर्गन्स वगैरह काम करें। ये भी हमारा प्रियम्बल कन्वे करता है इनडायरेक्टली, इसी को बोलते हैं मॉरल एंड पॉलिटिकल चार्टर। नेक्स्ट, यूनिफाइंग सिंबल और सिविक एजुकेशन। यूनिफाइंग सिंबल और सिविक एजुकेशन का मतलब ये ससिंक्टली टीचेस नेशनल आइडियाज, जैसा कि यूजफुल इन स्कूल्स,
सिविक डिस्क्लोज़र मतलब देखिए, सिविक एजुकेशन वगैरह का मतलब ये है कि सोसाइटी में एक अच्छे कल्चर वगैरह में, एक हेल्दी कल्चर कल्चर वगैरह को किस तरह बनाया जा सकता है। यूनिफाइंग सिम्बल्स, तो एक अगेन यूनिटी की यहाँ पर बात हो रही है। तो एक हेल्दी कल्चर कल्चर वगैरह को किस तरह बनाया जा सकता है कि तो इसके रिगार्डिंग क्या है यहाँ पर आइडियाज़ वगैरह हमें यानी आइडियल्स वगैरह, ये यहाँ पर देखने को मिलते हैं। उसके बेसिस पर ताकि यानी उसको रेफ़र करके एक अच्छी और हेल्दी सोसाइटी वगैरह, पूरा समाज वगैरह, पूरा कंट्री वगैरह यहाँ पर बनाया जा सके। सो दीज़ आर द मतलब पर्पसेस व्हिच आर सर्व्ड बाय द प्रिएम्बल। जुडिशियल रिकॉग्निशन, अब इसका जुडिशियल रिकॉग्निशन क्या है प्रिएम्बल का एंड किस तरह ये जुडिशियल रिकॉग्निशन का कांसेप्ट इवॉल्व हुआ। तो सबसे पहली बात यानी हम यहाँ पर टाइमलाइन देखने वाले हैं कि प्रिएम्बल के रिगार्डिंग क्या-क्या डिसीजंस वगैरह लिए गए। सबसे पहले बेरूबरी केस ना ऑफ 1960, इसमें क्या हेल्ड हुआ था? कॉल्ड प्रिएम्बल की टू द माइंड्स ऑफ मेकर्स। तो जो मेकर्स हैं मतलब जो फ्रेमर्स वगैरह हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उनके माइंड को ओपन करने वाला की इस तरह इस प्रिएम्बल को यहाँ पर देखा गया। नॉट पार्ट ऑफ ऑपरेटिव टेक्स्ट, तो ये ऑपरेटिव टेक्स्ट वगैरह यानी इन शॉर्ट कॉन्स्टिट्यूशन को अलग और प्रिएम्बल को अलग यहाँ पर माना गया। कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ पर पार्ट नहीं माना गया प्रिएम्बल का, सॉरी, प्रिएम्बल को यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं माना गया। तो जिस तरह मैंने आपको बोला कि यहाँ पर केसेस वगैरह इनिशियली कुछ थे जो इसको रिजेक्ट करते थे, बट अल्टीमेटली अल्टीमेटली केशव नंद भारती वगैरह का केस यहाँ पर आ गया, केशव नंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। तो इसमें क्या हेल्ड हुआ था? प्रिएम्बल हेल्ड टू बी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है करके इस तरह फाइनल डिसीजन हो गया। यूज्ड टू आइडेंटिफाई बेसिक स्ट्रक्चर लिमिटिंग अमेंडमेंट पावर, तो यहाँ पर देखिए बेसिक स्ट्रक्चर किसको बोलेंगे वो यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है केशवानंद भारती में। लिमिटिंग अमेंडमेंट पावर, तो इस तरह अमेंडमेंट का पावर वगैरह भी यहाँ पर अमेंड कर दिया गया, यानी आप अमेंडमेंट कर सकते हैं लेकिन इस तरह नहीं कर सकते कि आप बिल्कुल सब कुछ अमेंड वगैरह कर रहे हैं, नो वैसे नहीं चलेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, आपको अगर फंडामेंटल राइट्स भी अमेंड करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है आप उसके साथ बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। बेसिक स्ट्रक्चर के साथ आप बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं कर सकते। इस तरह का डिसीजन इस पर्टिकुलर केस में हुआ था। सब्सीक्वेंट केसेस, अब इसके बाद जो-जो भी केसेस वगैरह हैं जैसे मिनर्वा मिल्स हो गया, एसआर बोमई वगैरह, एलआईसी रूलिंग्स वगैरह हो गए। तो रूटीनली इन्वोक प्रिएम्बल वैल्यूज़, तो ये क्या करते हैं प्रिएम्बल वगैरह, प्रिएम्बल के वैल्यूज़ वगैरह को इन्वोक करते रहते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। जैसा कि सेक्युलरिज़्म हो गया, फेडरलिज़्म हो गया, डेमोक्रेसी हो गया। फेडरलिज़्म बोलते किसको हैं? तो देखिए एक होती है यूनिटरी गवर्नमेंट, एक होती है यूनिटरी गवर्नमेंट और एक होती है फेडरल फेडरल गवर्नमेंट। तो यूनिटरी गवर्नमेंट वगैरह किसको बोलते हैं? यहाँ पर सिर्फ़ ओनली वन किंग वगैरह होता है और सभी लोगों को उसके सिस्टम वगैरह को फ़ॉलो करना होता है। सो दैट्स व्हाई यहाँ पर इसको बोलते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट का मतलब क्या है कि जो पावर होता है, तो ये जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ मेन वगैरह को नहीं दिया जा सकता, बल्कि सॉरी नॉट मेन, जो पावर है पूरा सेंट्रल लेवल पर वगैरह नहीं एक्यूमुलेट किया जा सकता। जिस तरह हम यूनिटरी गवर्नमेंट में जानते हैं कि पूरे का पूरा सेंटर में यानी ये जो किंग वगैरह होता है या मोनार्क वगैरह होता है, उसी के पास पूरे का पूरा गवर्नमेंट का पावर होता है। तो यहाँ पर देखिए सेंटर के पास भी जिस तरह हम जानते हैं कि कोई भी लॉ वगैरह अगर बनाना है, तो बेसिकली सबसे पहले लोकसभा में यहाँ पर बात वगैरह होगी। यहाँ पर अगर यानी सबसे पहले बिल वगैरह पास होगा, तो उसके साथ-साथ जो दूसरे अलग-अलग राज्यों में, दूसरे अलग-अलग स्टेट्स वगैरह में भी जो गवर्नमेंट वगैरह है, तो उसके बेसिस पर राज्यसभा बनाई जाएगी और फिर बिल को यहाँ भी ये सब पूरे राज्यसभा में भी पास होना पड़ेगा, तभी जाकर वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा और फिर फाइनली लॉ बन जाएगा। तो इस तरह इसको यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर जिसको बोलते हैं, सेंटर प्लस स्टेट्स वगैरह में ये पावर जो डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसको बोलते हैं फेडरल गवर्नमेंट। इसको बोलते हैं फेडरल गवर्नमेंट। हालाँकि देखिए इंडिया को
कंप्लीटली फेडरल वगैरह नहीं बोला जा सकता, क्योंकि इंडिया में जिस तरह आप आगे अगर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, तो फिर यहाँ पर जो है सेंटर को ज़्यादा पावर्स वगैरह दिए गए हैं। यानी एक कॉमन सेंस की बात, अगर मान लीजिए एक ही सब्जेक्ट मैटर के रिगार्डिंग, एक ही टॉपिक के रिगार्डिंग, अगर मान लीजिए सेंटर भी कोई लॉ बनाता है और सिमिलरली क्या है, स्टेट वगैरह भी लॉ बनाते हैं, यानी दोनों लोगों ने लॉ वगैरह बना दिए। तो ऐसी सिचुएशन में जो स्टेट का बनाया हुआ लॉ होगा, वो क्या होगा? कैंसल होगा। कब? अगर एक ही सब्जेक्ट मैटर के रिगार्डिंग दोनों ने, सेंट्रल और स्टेट दोनों ने लॉज वगैरह बनाए हैं, तो ऐसी सिचुएशन में ये दोनों में से एक ही लॉ ऑब्वियसली चलना चाहिए। 2-2 लॉज वगैरह चल नहीं सकते, क्यों? क्योंकि स्टेट का लॉ वगैरह तो उस स्टेट में इम्प्लीमेंट होगा ही होगा, नो डाउट। लेकिन सेंटर का जो लॉ होगा, तो वो भी सभी दूसरे स्टेट्स वगैरह पर एप्लीकेबल होते हुए उस पर्टिकुलर स्टेट वगैरह पर भी एप्लीकेबल होगा, जिसने ये लॉ वगैरह को बनाया है। तो उस तरह उस स्टेट में सेंटर का भी लॉ और उसका का मतलब स्टेट का भी लॉ, इस तरह 2 लॉज़ वगैरह नहीं हो सकते। सो दैट्स व्हाई यहाँ पर बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पर कौन-सा लॉ, किसका लॉ प्रिवेल करेगा, यहाँ पर सेंटर ने जो लॉ बनाया है, वही लॉ यहाँ पर प्रिवेल करेगा। तो इसलिए सूडो फेडरलिज़्म करके इस तरह हमारे इंडिया को बोलते हैं, सूडो फेडरलिज़्म। यानी यहाँ पर डिस्ट्रिब्यूटेड गवर्नेंस वगैरह तो है, लेकिन सेंटर को ज़्यादा पावर्स हैं। तो हम यहाँ पर पढ़ रहे थे, व्हाइल इंटरप्रेटिंग लॉज एंड रिव्यूइंग एग्जीक्यूटिव एक्शंस। तो ये वही बात के सब्सिक्वेंट केसेस, जैसे कि ये केसेस वगैरह हमने देखे, रूटीनली इन्वोक प्रीएम्बल वैल्यूज। तो ये प्रीएम्बल की जो वैल्यूज वगैरह हैं उनको इन्वोक करते रहते हैं, व्हाइल इंटरप्रेटिंग लॉज एंड रिव्यूइंग एग्जीक्यूटिव एक्शंस। तो एग्जीक्यूटिव एक्शंस वगैरह का भी यहाँ पर रिव्यू वगैरह हो सकता है। एग्जीक्यूटिव एक्शंस का मतलब मैंने जिस तरह आपको समझाया, फॉर एग्जांपल पुलिस इज एन एग्जांपल ऑफ एग्जीक्यूटिव। तो उनका, यानी पुलिस अगर मनमानी वगैरह करती है, तो फिर उस पर रिव्यू वगैरह भी किया जा सकता है, पुलिस को लायबल ठहराया जा सकता है कि मतलब उनसे क्वेश्चन किया जा सकता है, और अगर वो गिल्टी होंगे तो पनिश भी उनको किया जा सकता है। व्हाइल इंटरप्रेटिंग लॉ, लॉ को जब इंटरप्रेट किया जाएगा उस बारे में यहाँ पर ये बात हो रही है। अब इसके बाद हम लास्ट में देखते हैं लिमिट्स ऑफ द प्रियम्बल। प्रियम्बल के क्या-क्या लिमिट्स हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नॉट अ स्टैंड अलोन सोर्स ऑफ एनफोर्सेबल राइट्स। तो ये देखिए स्टैंड अलोन सोर्स नहीं है, स्टैंड अलोन सोर्स बिल्कुल भी नहीं है। कैन नॉट ओवरराइड प्लेन क्लियर कॉन्स्टिट्यूशनल टेक्स्ट। तो ये देखिए, कोई भी मान लीजिए अगर कॉन्स्टिट्यूशन का कोई आर्टिकल है, कॉन्स्टिट्यूशन का कोई टेक्स्ट है, उसमें यानी बिल्कुल भी क्लियर है, कन्फ्यूजन की कोई भी गुंजाइश नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में वहाँ पर हम अननेसेसरीली ये नहीं बोलेंगे कि नहीं, यहाँ पर भी आप प्रियम्बल वगैरह को रेफर करो, तो आप देखिए आपका प्रियम्बल आपके लिए गाइड है वगैरह वगैरह, तो नहीं चलेगा। अगर उसका मीनिंग बिल्कुल क्लियर है तो फिर इंटरप्रिटेशन की जरूरत ही नहीं है। रोल इज इंटरप्रिटेटिव एंड फाउंडेशनल, नॉट टू क्रिएट सेपरेट लीगल पावर्स। तो यहाँ पर देखिए रोल क्या है, प्रियम्बल का रोल क्या है, इंटरप्रिटेशन वगैरह की जब भी जरूरत पड़े, तो यहाँ पर इंटरप्रिटेटिव एंड फाउंडेशनल रोल वगैरह यहाँ पर प्रियम्बल का होगा। जैसा मैंने आपको एग्जांपल बताया सेक्युलर वगैरह के रिगार्डिंग, तो जो इंटरप्रिटेशन सेक्युलर सेक्युलरिज्म को सपोर्ट कर रहा था, जस्टिफाई कर रहा था, उसको एक्वायर किया गया, और जो इंटरप्रिटेशन ऐसा नहीं कर रहा था उसको छोड़ दिया गया। नॉट टू क्रिएट सेपरेट लीगल पावर्स, तो ये सेपरेट लीगल पावर्स वगैरह क्रिएट करने के हिसाब से नहीं है। प्रियम्बल वर्डिंग में बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368। अब देखिए, जो प्रियम्बल के वर्ड्स वगैरह हैं उसको भी अमेंड किया जा सकता है अंडर आर्टिकल 368, बट अमेंडमेंट्स डिस्ट्रॉइंग द बेसिक स्ट्रक्चर आर वैलिड आर इनवैलिड। लेकिन ऐसे अमेंडमेंट्स वगैरह हैं जो क्या कर रहे हैं, प्रियम्बल का बेसिक स्ट्रक्चर वगैरह को ही बिल्कुल इनवैलिड अगर डिक्लेयर कर रहे हैं, तो फिर ऐसे अमेंडमेंट्स वगैरह होना ही नहीं चाहिए, ऐसे अमेंडमेंट्स वगैरह को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। तो यहाँ पर आज का हमारा पहला टॉपिक होता है खत्म। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ में आया हो।